स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लैम्बर्ट बियर्स लॉ की, यानी एब्जॉर्प्शन लॉज जो है उनकी बात करेंगे, लेकिन नटशेल में। इससे पहले हमने इनकी डेरिवेशन वगैरह की थी, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में बताएंगे ये क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले लूंगा मैं लैम्बर्ट लॉ, उसके बाद में बियर लॉ, उसके बाद उनका कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, अब देखो लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है। ये दोनों लॉज के लिए सबसे पहले आप याद रखेंगे, ये तब एप्लीकेबल है जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, मोनो मीन्स वन एंड क्रोम मीन्स कलर, सिंगल वेवलेंथ जब हम यूज करते हैं। ये कहता है लैम्बर्ट्स लॉ। अगर मैं लूंगा लैम्बर्ट लॉ, इसका कहना है कि अगर हम एक मीडियम के थ्रू लाइट पास करेंगे, कौन सी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, और ये मीडियम जो ये एब्जॉर्बिंग मीडियम है, समझ में आया। तो ये कहता है कि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का, तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दिस मीडियम। लेंथ यानी जितना मीडियम में खुला होगा उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अगर मैं इसी के बरक्स यहाँ पे दूसरा एक मीडियम ले लूं, इसकी लेंथ में कम ले लूं, इसमें भी यही रेडिएशन डालूं, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम होगा। समझ में आया ना। तो इन नटशेल में कहूंगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जब हम एक मीडियम के थ्रू पास करते हैं, तो लैम्बर्ट कहता है कि ये जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या एब्जॉर्बेंस जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मीडियम। या एक्स लिखो या एल लिखो, चलो मैं एल लिखता हूं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ दिस मीडियम। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्योंकि जितना आप लेंथ बढ़ाएंगे ना, उतना यहाँ पे एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स रास्ते में ज्यादा आएंगे। जितना लेंथ कम होगा उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रास्ते में कम होंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स? जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? ठीक है, ये हो गया इसका लॉ। अब देखते हैं बियर्स लॉ क्या है। बियर्स लॉ कहता है, बियर कहता है, मैं बोलूंगा इसको बीयर्स लॉ। बीयर्स लॉ ये कहता है कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट एक सिस्टम के थ्रू पास कराएंगे, समझ में आया ना, हम पास करा रहे एक सोल्यूशन के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू, तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगा, ये कहता है जो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन that is directly proportional to the concentration of absorbing species in absorbing molecules। जहां पे concentration ज्यादा होगा वहां पे absorption भी ज्यादा होगा। L stands for length of medium and C stands for concentration of medium। Suppose यहाँ पे concentration ज्यादा है, अगर मैं इतना ही लाइट, यही मोनोक्रोमेटिक लाइट, इतना ही लाइट मैं इस मीडियम के थ्रू पास कराऊं जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, यानी जहां पे कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। समझ में आया ना? ज्यादा कंसंट्रेशन एब्जॉर्प्शन ज्यादा, कम कंसंट्रेशन तो एब्जॉर्प्शन कम। इतना क्लियर समझ में आया? अब अगर इन दोनों लॉज को हम मिलाएंगे, यहां पे कहूंगा मैं कहूंगा लैम्बर्ट बियर्स लॉ, या बियर लैम्बर्ट्स लॉ बोलते इसको, लैम्बर्ट बियर्स लॉ। ठीक है, वो क्या कहता है फिर? वो कहता है कि जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन दिखाऊंगा मैं इस बार ए से, ए स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कंसंट्रेशन के बारे में बियर कहता है, बियर जिसको आप बोलते हैं, और लेंथ के बारे में कौन कहता है? लैम्बर्ट कहता है। समझ में आया? अब मैं अगर इसको यहां पे लिखूं, यहां पे देखो, यहां पे कंसंट्रेट करो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू, यहां पे मैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये रखता हूं एप्सिलॉन, तो प्रोपोर्शनलिटी खत्म, ये बनेगा ए इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। सी क्या है? कंसंट्रेशन, समझ में है ना? मैं इसको लिखूंगा, ये है कंसंट्रेशन। एल क्या है? लेंथ ऑफ मीडियम या लेंथ ऑफ सेल, जिस सेल में या जिस ट्यूब में हम सैंपल रखते हैं उस ट्यूब की लेंथ कितनी, उसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक, ये समझ में आया यहां तक? अब ये जो है, ये वाला
इसको हम बोलते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या सिंपली एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। किसको? एप्सिलॉन को। मैं बोलूंगा इसको मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है। तो सी जो है ये है कंसेंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीशीज। एल क्या है? लेंथ ऑफ ट्यूब इन सेंटीमीटर्स, लेंथ ऑफ ट्यूब, ये हम जनरली सेंटीमीटर्स में लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर आया समझ में? और ये जो लेते हैं कंसेंट्रेशन लेते हैं मोल पर लीटर, इतना याद रखना है ना, मोलर कंसेंट्रेशन लेते हैं। अब यहाँ पे जो ए है, ए इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। क्या बोलते हैं उसको? एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो इस लॉ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जो एब्जॉर्बेंस यानी ए रहता है, ए ये बराबर रहता है लॉग ऑफ आई नॉट डिवाइड बाय आई। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आई नॉट क्या है और आई क्या है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं कि आई क्या है और आई नॉट क्या है। सपोज ये है एक सेल जिसमें सैंपल रखा हुआ है, हमें देखना है कि ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, लाइट कितना एब्जॉर्ब करेगा। इसके ऊपर हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं, यानी सिंगल वेवलेंथ लाइट। अब कितनी रेज इस पे पड़ रही है, ये कितनी रेज आ रही है, कितने फोटॉन्स पड़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। और ये जो इंटेंसिटी है ना, जो हमने यहाँ पे इस पे डाली, इसको मैं बोलूंगा ये है ओरिजिनल इंटेंसिटी, IO। ठीक, इस इंटेंसिटी में से यानी इन रेज में से कुछ रेज यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ रेज बाहर चली जाएगी। ठीक है, सपोज यहाँ पे 5 रेज थी, 5 में से 3 बाहर गई, 2 एब्जॉर्ब हो गई। क्लियर? तो ये जो बाहर निकल गई वापस, इनको मैं बोलूंगा ये है ट्रांसमिटेड रेडिएशन या ट्रांसमिटेड लाइट। और जो यहाँ पे गायब हो गए उनको मैं बोलूंगा IA यानी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट, ये है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, ये है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि IA किसके बराबर होगा, IA, आप सिंपली बोलेंगे IA बराबर होगा IO माइनस IT, यानी ओरिजिनल कितना था उसमें से ट्रांसमिट कितना हुआ। ठीक है, ओरिजिनल माइनस ट्रांसमिटेड लाइट बराबर होगा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। समझ में आया? ये है। अब मैं आपको ये बता रहा था, अगर हम लॉग ऑफ ओरिजिनल लाइट, इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, इसको आप IT से भी दिखा सकते हैं और सिंपली I से भी दिखा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ये है एब्जॉर्बेंस। और ये किसके बराबर रहता है? ये बराबर रहता है एप्सिलॉन CL। एप्सिलॉन क्या है? मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्बेंस कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, समझ में आया? अब इस लॉ के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं एप्सिलॉन किसके बराबर है और ये एप्सिलॉन है क्या, तो आप बोलेंगे एप्सिलॉन बराबर होगा ACL, यानी एब्जॉर्बेंस बाय कंसेंट्रेशन इनटू लेंथ। ये है एप्सिलॉन। समझ में आया? ये जो एप्सिलॉन है ना, ये हमें बताता है कि इंटेंसिटी कितनी एब्जॉर्ब, यानी ये हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलता है कितना एब्जॉर्ब हुआ। और ये कंसेंट्रेशन वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के नेचर पे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कितने बॉन्ड्स है, वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एप्सिलॉन जो है ये इसका ये जो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट ऑन दिस कंसेंट्रेशन ऑन लेंथ। इतना याद रखना। इसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर पर लीटर, लेकिन हम इसका यूनिट नहीं लिखते। ठीक, इतना दिमाग में रख देना। अब और एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है ट्रांसमिटेंस एंड परसेंट ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटेंस बोलूंगा मैं, ट्रांसमिटेंस। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस इसलिए बता रहा हूं। ट्रांसमिटेंस जो बराबर रहता है वो रहता है बराबर लाइट कितनी ट्रांसमिट हुई यानी ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक, डिवाइड बाय ओरिजिनल लाइट, इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट। या मैं इसको ऐसे बोलूंगा, ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ
ओरिजिनल लाइट यानी इंसिडेंट लाइट। क्लियर, ये दिमाग में बिठा देना। और परसेंट ट्रांसमिटेंस किसके बराबर होगा, परसेंट टी, वो बराबर होगा आई डिवाइड बाय आई नॉट इनटू करेंगे हम 100। ये भी याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लैम्बर्ट-बेयर्स लॉ। नाउ द क्वेश्चन इज कि लैम्बर्ट-बेयर्स लॉ के क्या क्या फायदे हैं, वो मैं आपको ऐसे ऑरली बताता हूँ। देखो लैम्बर्ट-बेयर्स लॉ जो है, इससे हम एब्जॉर्बेंस निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम का, किसी भी सब्सटेंस का। सपोज हमारे पास में नाइट्रोबेंजीन है, अगर हमें नाइट्रोबेंजीन का कंसंट्रेशन निकालना होगा तो हम इजीली निकाल सकते हैं। हम देखेंगे उसका ई वैल्यू कितना है, इंटेंसिटी वैल्यू यानी एप्सिलॉन वैल्यू कितना है, वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, मीडियम की लेंथ कितनी थी, और कंसंट्रेशन निकल ही जाती है। इसी तरह से एब्जॉर्बेंस उसका देख सकते हो आप, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप सैंपल की प्योरिटी देख सकते हैं, मतलब सैंपल कितना प्योर है, इसमें या ये एक ही सब्सटेंस है कि मोर देन वन सब्सटेंसेज है, इससे आप निकाल सकते हैं। और तीसरा ये लगता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको किसी सब्सटेंस का एब्जॉर्बेंस मालूम है, सपोज अगर मैं आपको बताऊं, सपोज आयोडोमीथेन, आयोडोमीथेन 175 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है सपोज, तो आप बता सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपको मालूम है कि इतना इस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है, आपके पास में अगर सैंपल है, आप देखेंगे कि ये सैंपल इस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है। अगर इसने किया तो आयोडोमीथेन प्रेजेंट है, अगर नहीं करता तो आयोडोमीथेन एब्सेंट है। समझ में आया? तो ये तो सिंपल तरीका है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, जो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉबैक्स, ये छोटी सी जगह है इसमें, लेकिन पूरे ड्रॉबैक्स आ जाएंगे। नंबर 1 ड्रॉबैक जो है इसका लैम्बर्ट-बेयर्स लॉ का, ये हम लो कंसंट्रेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, यानी इट इज नॉट एप्लीकेबल। मैं बोलूंगा नॉट एप्लीकेबल कब, एट हाई कंसंट्रेशन, एट हाई कंसंट्रेशन, ठीक। नंबर 2, अगर सिस्टम में कलर ज्यादा है, कलर इंटेंसिटी ज्यादा है, तब भी ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम अच्छी तरह से लाइट को पास नहीं होने देगा और हमें पता नहीं चलेगा किसने एब्जॉर्ब कितना किया और एक्चुअल में ट्रांसमिट कितना किया। तो हमारा जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए, ओपेक नहीं होना चाहिए। तो कलर्ड सिस्टम्स में भी ये काम नहीं करता है, कलर्ड सिस्टम्स में, ठीक है। तीसरा जो है, अगर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में डालने के बाद में ब्रेक होता है, यानी डिसोसिएशन होती है उसकी, या दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, तब भी वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। यानी डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जहां पे होगा, डिसोसिएशन, मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड जहां पे एसोसिएशन होगा वहां पे भी अप्लाई नहीं होगा। चौथा जो है, मॉलिक्यूल जिसका हम एब्जॉर्बेंस निकालना चाहिए, जिस सब्सटेंस का एब्जॉर्बेंस निकालना चाहिए, उसको पहले हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, वो सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करना चाहिए और उसकी ज्यादा सॉल्वेशन नहीं होनी चाहिए, यानी इट मस्ट नॉट रिएक्ट, इट मस्ट, इफ इट रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट, इफ इट रिएक्ट्स विद सॉल्वेंट, तो तब भी इसके ऊपर बेयर-लैम्बर्ट्स का एप्लीकेबल नहीं। समझ में आया? ये जो लॉज है ये मैंने आपको इससे पहले बताए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लैम्बर्ट लॉ कहता है कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बियर लॉ कहता है एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और दोनों को मिला दिए तो एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ। या मैं बोलूंगा एब्जॉर्बेंस जो है दैट इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया जिसको मैं कहता हूं मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ECl, Cl पहले इससे था, अब E कहां से लाया, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा कि एब्जॉर्बेंस किसके बराबर रहता है, ये बराबर रहता है log I नॉट बाय I, ठीक, और ये इसके बराबर रहता है ECl के बराबर, राइट।
और बाद में आपको बताया था मैंने कि आई ओ क्या है, ये ओरिजिनल इंटेंसिटी है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, आई मीन्स ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी, इतना तो क्लियर है। और आपको ये पता होना चाहिए, ये पूछते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आता है, एंट्रेंस में पूछा जाता है, एप्सिलॉन किसके बराबर है, ACL। तो इस पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो इस पे प्रॉब्लम्स आते हैं, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ट्रांसमिटेंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसमिटेंस बराबर रहता है आई डिवाइड बाय आई नॉट। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, आई नॉट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट या ओरिजिनल लाइट। परसेंटेज ट्रांसमिटेंस क्या है, ट्रांसमिटेंस को 100 कर दो, मल्टीपल तो होगा परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। तो ये पूरा जो है ये लैम्बर्ट बियर्स लॉ है और ये इसकी सिग्निफिकेंस वगैरह है। तो ये आपको यूनिविजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए दिमाग में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आज